हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा था और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस टॉपिक से। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 फरवरी में गांधी जी निर्णय किए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेना है। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मिल करके स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया कांग्रेस के भीतर ही। और क्यों किया? टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। वो चुनाव वगैरह जो था काउंसिल पॉलिटिक्स का, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए मजबूती के साथ उन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया कांग्रेस के भीतर ही। लीडर्स लाइक नेहरू एंड बोस प्रेस्ड फॉर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। जो नेता थे जैसे नेहरू, बोस, इन लोगों ने दबाव डाला कि बड़ा सा मास एजिटेशन किया जाए और पूरे इंडिपेंडेंस के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन किया जाए। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि वैसे फैक्टर्स जो शेप्ड किए इंडियन पॉलिटिक्स को टुवर्ड्स द लेट 1920s, मीन्स 1920 के कालखंड में जो भारतीय राजनीतिक समीकरण था, उसको कौन कौन से फैक्टर्स थे, तत्व थे जो एक आकार प्रदान किए। तो पहला हम देखते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पूरे दुनिया में विश्वव्यापी जो है आर्थिक तंगी था, यह एक कारण था जो भारतीय राजनीतिक समीकरण को बदला। दूसरा, फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड। कड़ा एग्रीकल्चर प्राइस जो था उसके दामों में गिरावट आई और डिमांड भी घटा। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट जो था वो डिक्लाइन किया। डिक्लाइन माने एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुई, कमी हुई। तो ये सारे दो फैक्टर थे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो NCERT में मेंशन्ड है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप प्रदान किया। कब किया? तो लेट 1920s के पीरियड में। इसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था? तो द न्यू टॉरी गवर्नमेंट, टॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन। अब टॉरी गवर्नमेंट क्या होता है? टॉरी गवर्नमेंट अनुदारपंथी या अपरिवर्तनवादी पार्टी जो है, जिसको चेंजेज वगैरह ये सब पसंद नहीं है, या अभी रिसेंट के टाइम में कंजर्वेटिव पार्टी भी कह सकते हैं। तो ये टॉरी गवर्नमेंट उस विचारधारा के लोग थे और जिनकी सरकार थी उस समय, कहाँ? ब्रिटेन में। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया, स्टैट्यूटरी कमीशन, वैधानिक कमीशन जो लीगल होता है, संवैधानिक टाइप का हुआ। यह कमीशन का गठन किया इन लोगों ने। किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। इट वाज मेड टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। और यह क्यों बनाया गया? ताकि इंडिया के अंदर जो संवैधानिक सिस्टम थी, व्यवस्था थी, उसको देखने के लिए कि क्या है, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं और नहीं लाए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? सम चेंजेस सजेस्ट किए उन्होंने कि किन्होंने? यह कमीशन ने, कमीशन में कुछ लोग थे और इस कमीशन के हेड कौन थे? सर जॉन साइमन हेड थे। और यह क्या करने के लिए बनाया गया था? तो देखने के लिए कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। यह कमीशन भारत में कब आया? 1928 में आया। इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, और इसी में एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक, या गो बैक साइमन नारा के साथ इस जो आयोग जो भारत में आया 1928 में, इसका विरोध किया गया। ऑल पार्टी ज्वाइन द प्रोटेस्ट एज ऑल द मेंबर्स इन द कमीशन वेर ब्रिटिश। जितने भी दल थे उस समय भारत में, वो सब मिल करके इसका विरोध कर रहे थे। और ब्रिटिश भी जो और क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे सब के सारे ब्रिटिशर्स थे और भारतीय लोगों को लगा कि वो हमारे भावनाओं को क्या समझेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें यह फॉर्मलाइज किया गया। क्या चीज़ किया गया? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के मांग को उठाया गया, उसको एक गोल बनाया गया, लक्ष्य बनाया गया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, यह डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 जो है सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के रूप में। इसके बाद यही हम देखते हैं कि क्यों हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। तो रीज़न यही रहता है कि 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन घोषित किया गया था और संविधान भी बाद में लागू किया गया। सॉल्ट लॉ
नमक कानून क्या था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मोनोपोली था, दबदबा था साल्ट नियम पर, साल्ट के उत्पादन पर भारत में, और इसके लिए उन्होंने एक साल्ट टैक्स भी बनाया था, जिसके कारण जो है गरीब तबका अमीर तबका दोनों प्रभावित हो रहे थे, लेकिन गरीब तबका ज़्यादा प्रभावित हो रहा था इस साल्ट लॉ से। यही साल्ट लॉ था, एक मोनोपोली था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, है ना, ये एक नमक कानून बनाए थे, जिससे नमक पे कंट्रोल था इनका। अब हम साल्ट मार्च के बारे में देखेंगे। साल्ट मार्च जो कि बिगनिंग माना जाता है किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। साल्ट मार्च को बिगनिंग माना जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। गांधी जी क्या पाएँ? गांधी जी पाएँ कि साल्ट एक पावरफुल सिंबल है, एक चिन्ह है, शक्तिशाली चिन्ह है, जो यूनाइट कर सकते हैं पूरे देश को, क्योंकि अमीर गरीब हर तबका का लोग नमक का इस्तेमाल करता था। सबके घर से से जुड़ा हुआ यह एक साधन था, या एक वस्तु था। ही थॉट इट वाज द मोस्ट रिप्रेसिव एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड चूज टू डिफाई या डिफी इट बाई ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। उन्होंने सोचा कि यह जो है अंग्रेज़ों का सबसे दमनकारी नीति है, और वो इसकी अवहेलना करना चाह रहे थे। किसकी अवहेलना? यह साल्ट लॉ की अवहेलना करना चाह रहे थे। कैसे करना चाह रहे थे? बाई ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ करके अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना करना चाहा उन्होंने, या किया भी। साल्ट टैक्स abolition was one of the demands which were raised by गांधी जी through a letter to Viceroy Irwin। वाइसरॉय इरविन को महात्मा गांधी एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें साल्ट टैक्स को हटाना, को बंद करना, ख़त्म करना भी एक डिमांड था। उस चिट्ठी में गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन से बहुत सारे डिमांड कर रखे थे, भारत के लोगों के भलाई से संबंधित डिमांड्स। उस डिमांड में एक डिमांड यह भी था कि साल्ट लॉ को आप ख़त्म कीजिए। साल्ट मार्च क्या था? साल्ट मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती से दांडी की ओर प्रस्थान हुआ। ही वाज अकम्पेन्ड बाई 78 वॉलंटियर्स, मैंने 78 लोग जो थे उनका साथ दिए, इसमें उनके साथ हुए, है ना, इस यात्रा में। दे वॉक फॉर 24 डेज, 24 दिनों की यात्रा थी, जिसमें 240 माइल्स जो है यात्रा करना था, डिस्टेंस कवर करना था। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी वायोलेटेड द लॉ बाई मैन्युफैक्चरिंग ए फिस्टफुल ऑफ साल्ट। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा। कैसे तोड़ा? बाई मैन्युफैक्चरिंग ए फिस्टफुल ऑफ साल्ट, मुट्ठी भर नमक बना करके। तो ये हम देख रहे थे किस प्रकार से साल्ट मार्च हुआ। अब आगे हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हो गया साल्ट मार्च के साथ, यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस प्रकार से डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस प्रकार से डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यह डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि एज पीपल वेयर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, है ना, अब लोगों को केवल यह नहीं कहा जाता था कि आप कोऑपरेशन करना बंद कर दीजिए, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, है ना, जो कॉलोनियल लॉज जो थे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून थे, उसको भी तोड़िए आप। लाइक क्या क्या था? जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, है ना, फॉरेन विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं देना, ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ, कानून जो जंगल के लिए जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को तोड़ना। दी फ्राइटेंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब इन सब से मैंने परेशान होकर के ब्रिटिश ने क्या किया? एक नीति अपनाई, है ना, ब्रूटल रिप्रेशन का, मैंने दमनकारी नीति अपनाई, जिसमें अत्याचार किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, तरह तरह से लोगों को सताया जाने लगा। लीडर्स वेयर अरेस्टेड, जो नेतागण थे उनको अरेस्ट किया जाने लगा। कौन? भारतीय नेता लोग। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, है ना, और इस सबसे चिंतित होकर के महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? इट वाज साइंड बिटवीन इरविन एंड गांधी जी ऑन 5 मार्च 1931। इरविन और गांधी के बीच में साइन हुआ। यह कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इस पैक्ट के तहत क्या हुआ? गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। और इस पैक्ट के तहत गांधी जी इस चीज़ पे एग्री किए कि वो पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में आयोजित किया जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं था, बैठकी होती थी, एक प्रकार का बैठक था, जिस बैठक में दोनों जो लोग थे, भारतीय लोग और अंग्रेज लोग मिलकर के एक समाधान तलाशने की कोशिश करते थे। हालांकि उसमें प्रभाव अंग्रेज़ों का हुआ करता था। हर बार निष्कर्ष जो है नहीं ही कुछ निकला, और ब्रिटिश भी निराश हुए, भारतीय भी निराश हुए, क्योंकि ब्रिटिश अपने दमनकारी नीतियों को थोपना चाहते थे भारतीयों पर। गांधी जी री लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद गांधी जी जो चिंतित हुए तो आए यहाँ वापस और री लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट बाई 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन 1934 आते आते तक यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दोबारा लागू किया गया, उसने अपने गति को खो दिया है, वह उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया। कह रहा है हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप सॉ द मूवमेंट। अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे, समाज के तबके थे, वर्ग थे,
थे, वो कैसे इस आंदोलन को देखते थे, उनका क्या मतलब था इस आंदोलन का, या वो क्यों ज्वाइन करना चाहते थे इस आंदोलन को। तो हम बारी बारी से हर वर्ग के बारे में देखेंगे। तो पहला है रिच पीजेंट्स, जो अमीर किसान वगैरह थे, उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो ऊंचा रेवेन्यू था गवर्नमेंट के द्वारा जो वसूला जा रहा था कर, है ना, इसके खिलाफ एक संघर्ष था यह आंदोलन का मतलब। किसके लिए? रिच पीजेंट्स के लिए। दे एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस, उनका मानना था, वो उनका उम्मीद था कि रेवेन्यू टैक्स को घटाया जाएगा। व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो दे डिड ज्वाइन द मूवमेंट, है ना। ब्रिटिश जब नहीं इसके लिए माने, है ना, तो उन्होंने आंदोलन, मैंने यही सब व्यू था जो वो आंदोलन ज्वाइन किए। तो पूछ ही रहा है कि अलग अलग तबका क्यों ज्वाइन किया, तो भाई जो रिच पीजेंट से उनके ज्वाइन करने का यही मकसद था कि वो रेवेन्यू में छूट चाह रहे थे। पुअर पीजेंट्स का क्या कारण था? पुअर पीजेंट्स का अपना अलग कंडीशन था, तो इनका अलग अपना मकसद रहा होगा। दे वांटेड अनपेड रेंट्स ऑफ द लैंड टू द लैंड लॉर्ड टू बी रिमीटेड। वे चाहते थे कि जो अनपेड रेंट रह गया है ज़मीन का, किसके पास? ज़मींदारों के पास। मीन्स उन्हें ज़मींदारों से को रेंट देना पड़ता था, छोटे छोटे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं था, तो वो चाहते थे कि जो नहीं दिया गया बकाया रेंट रह गया है वो माफ़ कर दिया जाए। ड्यू टू द फियर ऑफ अपसेटिंग द रिच पीजेंट्स एंड लैंड लॉर्ड्स द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट देम। अब यहाँ देखिए कांग्रेस जो है उनका समर्थन नहीं कर पा रहा था खुल के। किनका? पुअर पीजेंट्स का। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर इनका समर्थन करेंगे तो वर्कर वगैरह ये सब प्रभावित होगा, जिससे पीजेंट्स जो बड़े किसान हैं या लैंड लॉर्ड्स हैं ना, वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। किन से? कांग्रेस से। इसलिए कांग्रेस खुल करके पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट कभी नहीं करती थी। बिजनेस क्लास क्या था? बिजनेस वर्ग जो था, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स आते थे भारत में, है ना, उससे वह प्रोटेक्शन चाहते थे। कौन? जो बिजनेस क्लास थे वो चाहते थे प्रोटेक्शन फॉरेन गुड्स से, क्योंकि वो सस्ता होते थे, चीपर होते थे, इंडियन मार्केट में फ्लडेड हो जाते थे, जिसके कारण यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, उनके गुड्स ज़्यादा सेल नहीं हो पाते थे। दे वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी। मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के फैलाव से भी चिंतित थे। वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग बिजनेस डिसरप्शंस, जो बिजनेस में जो बाधाएँ उत्पन्न हो रही थी, है ना, उनसे भी बहुत चिंतित थे। ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का जो प्रभाव पड़ रहा था यंग कांग्रेस लीडर्स वगैरह पे, इससे भी वह प्रभावित थे, ये चिंतित थे। इन सब मुद्दों के कारण ही उन्होंने इसको सोचा कि यह एक उनके लिए होप था। कौन? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह जो भी हुआ, और इसलिए उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा। वीमेन के बारे में जब हम देखते हैं, दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ लिकर शॉप्स, है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या चीज़ में? प्रोटेस्ट वगैरह में, धरना प्रदर्शन, मार्च में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ लिकर शॉप्स, है ना, इन सब पे धरना प्रदर्शन ये सब करना। ये दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन, है ना। महिलाएं जो है इस सर्विस को, इस प्रकार की सेवाओं को, देश के प्रति जो सेवा था उसको एक पवित्र धर्म मानती थी एक तरह से। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तबका जो था समाज का पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इतना के बावजूद कुछ लिमिटेशंस थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। क्या थे? तो पहला देखते हैं कि दलित और अनटचेबल जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। जो दलित और अनटचेबल, छुआछूत की भावना से या जिनके प्रति छुआछूत की भावना रखा जाता था, वो वर्ग या दलित वर्ग जो है एक्टिवली खुल के पार्टिसिपेट नहीं किया। इक्का दुक्का किया, लेकिन वो बड़े स्तर पर नहीं किया। क्लैश बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी और अंबेडकर के बीच में एक टकराव था, है ना, किस चीज़ को लेकर के? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, दलित के लिए एक रिजर्व सीट हो जिसमें केवल दलित लोग ही वोट करें, इस प्रकार का डिमांड था अंबेडकर का। इसको लेकर के गांधी और अंबेडकर में एक टकराव था। अंबेडकर फॉर्म्ड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। अंबेडकर जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में। दूसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं? लार्ज सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बड़ी तबका जो था मुस्लिम आबादी का, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिमों के एक बड़े नेता थे, वो चाहते थे एक रिजर्व सीट। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। कहाँ? सेंट्रल असेंबली में। वो भी चाहते थे कि कुछ सीट मुस्लिम्स के लिए बुक कर दिया जाए। इस प्रकार से सारा तबका अपना अपना सीट बुक करा लेगा, फिर देश की यूनिटी को क्या होता। इसलिए गांधी जी काफ़ी चिंतित थे इन लोगों से और मनाने का कोशिश किया। इसका नतीजा क्या हुआ? पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट क्या था? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया। इट गेव द डिप्रेस्ड कास्ट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके तहत क्या हुआ? डिप्रेस्ड क्लास जो थे उनको रिजर्व सीट मिला, आरक्षित सीट मिला। कहाँ? प्रांतीय और केंद्रीय काउंसिल्स में। बट दे वेयर टू बी वोटेड इन बाई जनरल इलेक्टोरेट। हाँ, लेकिन गांधी जी ने एक बात कहा कि आपको सीट रिजर्व दिया जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि केवल हरिजन ही वोट करेंगे, हरिजन को बाकी लोग वोट नहीं करेंगे, उस क्षेत्र के सभी लोग वोट करेंगे, सीट रिजर्व किया जाएगा। तो पूना पैक्ट इस बात के साथ साइन हुआ और सुलह हुई किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग
सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है, एक एकता का भावना है एक प्रकार का। यह सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, यह जो किस प्रकार से जन्म लेता है, तो जब एक प्रकार से एक होकर के जब संघर्ष में पार्टिसिपेट करते हैं लोग इस एक्टिविटी से या इस प्रकार के कामों से जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस जनरेट होता है लोगों में, मासेस में, बड़े स्तर पर। अब क्या क्या फैक्टर्स थे जो जो यह सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को जनरेट करा, तो फिगर और इमेज। फिगर और इमेज क्या था, मीन्स मूर्ति हो सकता है, चित्र हो सकता है, ये सब है। कह रहा है इमेज ऑफ भारत माता जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था उस समय, हेल्प्ड पीपल इन आइडेंटिफाइंग द नेशन। यह भारत माता जो है लोगों को अपने देश को पहचानने में, देश को इमेजिन करने में है ना बड़ा मदद करता था। यह पहली बार किसके द्वारा क्रिएट किया गया, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा क्रिएट किया गया। दूसरा क्या था, आइकन एंड सिम्बॉल, जिसमें फ्लैग को आप देखिए, कैरिंग द फ्लैग बिकेम एन सिम्बॉल ऑफ डिफियांस, है ना। फ्लैग लेना बड़ा सम्मान की बात थी, गौरवान्वित करने की बात थी, है ना। ट्राई कलर फ्लैग वाज फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ट्राई कलर फ्लैग जो था सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट के दौरान यूज किया गया 1921 में, या बनाया गया इन बंगाल में, जिसमें क्या था 8 लोटस था, याद रखना ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, 8 लोटसेस वेयर देयर इन दैट फ्लैग। गांधी जी भी डिज़ाइन किए थे स्वराज फ्लैग, जो कि ट्राई कलर ही था, जिसमें क्या था 3 कलर था, रेड, ग्रीन, वाइट, और बीच में एक स्पाइनिंग व्हील था, जहाँ पे अभी आप अशोक चक्र देखते हैं वहाँ स्पाइनिंग व्हील था। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन मैंने पुनर्नुवाद। इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू पास्ट एंड डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। एंड क्या हुआ, इंडियंस जो थे वह पास्ट में देखना शुरू किए, और क्या देखे उन्होंने, इतिहास को फिर से समझने का प्रयास किया। इन लोगों ने इतिहास का अवलोकन किया और इंडियंस को अर्ज किया, इंडियन से दरखास्त की कि आप गर्व कर सकते हैं, आपका इतना गौरवशाली इतिहास है, एंड स्ट्रगल कर रही है किसके खिलाफ, अंग्रेज़ के खिलाफ। तो ये जो भावना था, ये री इंटरप्रिटेशन था विद्वानों के द्वारा या बहुत सारे पढ़े लिखे वर्गों के द्वारा हिस्ट्री का, यह भारतीयों को अपने कल्चर के प्रति, अपने इतिहास के प्रति गौरवान्वित होने का मौका दे रहा था और लोगों को एक कर रहा था। फॉल्कलोर क्या था, नेशनलिस्ट बिगैन गैदरिंग एंड रिड्यूसिंग। फॉल्कलोर मतलब क्या हुआ, जो लोकगीत या लोक गान होता है, या लोक कहानी भी हो सकता है, लोक कथाएँ। तो नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी लोग जो थे, बिगैन गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉल्क टेल, एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे, रिकॉर्ड किया करते थे। क्या चीज़, फॉल्क टेल, जो लोक कथाएँ थी वो, एज दे प्रेजेंटेड आवर ट्रू कल्चर, क्योंकि यह प्रेजेंट करता था, यह प्रकट करता था क्या चीज़, ट्रू कल्चर, माने असली का जो सब संस्कृति था, सभ्यता था। एंड हेल्प डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी, और मदद करता था लोग को अपने नेशनल आइडेंटिटी को गढ़ने में। एंड री स्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, और अपने अतीत में पे गौरवान्वित होने का एक मौका प्रदान करता था। सॉन्ग, गाना के बारे में कहा, इट वाज वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है यह बड़े स्तर पर गाया जाता था। कौन सा गाना, वंदे मातरम। इन 1870 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम। ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे उन्होंने वंदे मातरम को क्या किया था, लिखा था कब, 1870 में। एज अ हाइम टू द मदरलैंड, यह जो मातृभूमि के प्रति जो है यह गाना जो है एक जुड़ाव को महसूस कराती थी जब गाते थे लोग एक साथ मिल करके। तो इन सब प्रकार से जो फैक्टर्स थे जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग कराते थे लोगों में, यूनिटी की। तो ये था आज का चैप्टर का पार्ट 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।